हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से बीता है, आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी है। लेकिन अब हमें ट्रैक पर आना है, वापस से अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं और पेपर 1 आपका वीक है, इस पर्टिकुलर क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस सेशन इतने बेहतरीन तरीके से हम कवर करने वाले हैं और आगे आने वाली क्लासेस इतने अच्छे होने वाले हैं कि अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके परीक्षा में 10 नंबर से 15 नंबर का डिफरेंस ये क्लास क्रिएट करने वाला है। तो इस क्लास को मिस मत करिए। आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, HYPE। अगर आप ये वीडियो को हाइप कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये वीडियो जो है वो उन लोगों तक पहुंचेगा जिसको इन वीडियोस की ज़रूरत है और हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो अगर हाइप करना चाहते हैं तो नीचे हाइप कर दीजिए, नीचे कमेंट में आपको दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के 24 अक्टूबर का ये हमारा सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। 2025 के जो जून वाला सेशन है उसमें पूछे गए प्रश्न है। और पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हाइपोथेसिस आपको मालूम है क्या? देखिए, सबसे पहले हमारे इस क्लास का यही खूबी है, यही इसका सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हम यहाँ थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस जो है ना, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है ना? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। और टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन होता है जो हमारे रिसर्च को एक दिशा देता है। और ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है कि हमारे रिसर्च का क्या वर्डिक्ट निकला, बल्कि एक दिशा देने के लिए कि आप कहीं आप रिसर्च करते समय भटक ना जाए, तो एक दिशा देने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई दवाई बनाई तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि दिस ड्रग विल वर्क ऑन द पेशेंट्स ऑफ दिस एंड दिस डिजीज। ये बीमारी के ऊपर ये काम करेगा या नहीं, इस टाइप से आपने एक हाइपोथेसिस दे दिया और फिर उसको या तो सही या गलत प्रूव करना होता है ना? हाइपोथेसिस को बनाते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू को डिस्क्राइब करना चाहिए क्या? एक ही चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहिए या फिर अलग-अलग इश्यूज़ को डिस्क्राइब करना चाहिए, जो हमारा बी ऑप्शन कह रहा है? ये कह रहा है कि इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन व्हिच द रिलेशनशिप इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय उन वेरिएबल्स के बीच में, उन चरों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप को जो एस्टैब्लिश करना है तो इसको स्पेसिफाई करना चाहिए क्या? या फिर इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज? क्या ये स्पेसिफिक और प्रिसाइज विशिष्ट होना चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए? इट शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल या फिर ये राइट या रॉन्ग? बताइए कि भाई इसको क्या आप जो है टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए? चाहे वो गलत है चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं है। तो बताइए इस पांचों में से क्या फीचर्स हैं? जब आप हाइपोथेसिस को बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना हो? ऑप्शंस हैं, पहला बी ओनली, ए बी सी ओनली, ए सी डी ई ओनली या फिर ए बी सी डी ओनली। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना तो हमारा फोकस मेनली एक इशू पे होना चाहिए, है ना? बहुत ज़्यादा अगर आप जो है डाइवर्स चीज़ों को रिसर्च में लेके चलेंगे नहीं कर पाएँगे। रिसर्च हमेशा फोकस्ड होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही होगा और ए ऑप्शन के सही होते ही बी वाला गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें ए तो हो लेकिन बी नहीं हो। तो यहाँ बी ओनली है तो बी तो गलत ही है, तो ये तो हट ही जाएगा। ए हो लेकिन बी नहीं हो तो ये भी हट जाएगा सेकंड ऑप्शन। ए हो और बी नहीं हो में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास तीसरा ऑप्शन ही बचा। तो वैसे अगर हम देखें तो हम एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सी है कि भाई ये वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना चाहिए जिसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। बिल्कुल, हाँ, वेरिएबल जब आप स्पेसिफाई करेंगे हाइपोथेसिस में तभी तो टेस्ट कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही। विशिष्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए ये भी। और टेस्टेबल होना चाहिए, ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको आप टेस्ट कर सके कि ये सही है या गलत है ना? तो ये भी है। ए, सी, डी एंड ई ओनली, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? तो थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन, दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट्स हैं, लिस्ट 2 में मीनिंग है ना? तो लिस्ट 1 में जो है देखिए 4 हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी, मॉडल, सर्वे और मॉडलिंग। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। और लिस्ट 2 में क्या दिया है? लिस्ट 2 में इनके मीनिंग दिए हुए हैं। थ्योरी क्या होता है, मॉडल क्या होता है, सर्वे क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है।
और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सिस्टम और द सिस्टम एज अ होल। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि किसी तंत्र या वस्तु का सामान्यीकृत निरूपण जो उस तंत्र के कुछ पहलुओं या समग्र तंत्र के रूप में संरचित है। तो बताइए इसको किससे जोड़ेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि किसी तंत्र या वस्तु का सामान्यीकृत निरूपण जो उस तंत्र के कुछ पहलुओं या समग्र तंत्र के रूप में संरचित हो, इसको एक बार हिंदी में वापस हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट। जनरलाइज के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट ऑफ दैट सिस्टम और सिस्टम एज ए होल। तो वो क्या होता है कि भाई एक मॉडल क्या होता है, एक सामान्यीकृत चीज होती है। एक मॉडल, जब भी आप, जैसे एक ग्लोब होता है, ग्लोब आप देखते हैं ना, जो अर्थ का एक पूरा मॉडल है, तो उसमें एक रिप्रेजेंटेशन होगा सिस्टम या ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन होगा। वो हो सकता है उसका शेप उतना बड़ा ना हो, साइज उतना बड़ा ना हो, सारी चीजें जो है वो ना दर्शाता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ एस्पेक्ट को तो जरूर बता देगा उस सिस्टम का। तो ये बी का जो है हमारा फर्स्ट आ गया। आप देख रहे हैं ये जो हमारा इधर का फर्स्ट है, ये बी में मैच हो जाएगा, तो बी का 1 आ गया। अब देखिए, हम थ्योरी, थ्योरी क्या है, तो ये देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल मॉडल। क्या ये थ्योरी है, या फिर इट इज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड प्रोपोजिशन दैट एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट अ फेनोमेना और अ फैक्ट। थ्योरी इसी को कहते हैं। देखिए, थ्योरी क्या है, थ्योरी एक सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशन होता है जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे, या किसी फेनोमेना को प्रिडिक्ट करे, या किसी फैक्ट को प्रिडिक्ट करे, इसको ही हम थ्योरी कहते हैं। तो बी का हमारा ए का हो जाएगा 3, ए का 3 और बी का 1। अब हम आ जाते हैं सी पे, सर्वे। तो सर्वे किसे कहते हैं, डेटा कलेक्शन टेक्निक यूजिंग अ क्वेश्चन। बताइए ये क्या सर्वे होगा क्या। तो देखिए, डेटा कलेक्शन टेक्निक यूजिंग अ क्वेश्चन। तो अगर हम देखें मॉडलिंग का, तो मॉडलिंग क्या होगा बताइए, और ये क्या होगा, जो फोर्थ वाला ऑप्शन इधर क्या है, मॉडलिंग, इसको हम कहेंगे क्या कि ये एक डेटा कलेक्शन का टेक्निक होता है जिसे हम क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन से यूज करके और इसको हम बनाते हैं, क्या ऐसा होगा, बताइए। देखिए, जो सर्वे होता है ना, वो एक डेटा कलेक्शन टेक्निक होता है, ना कि मॉडलिंग। तो सी का जो है वो 4 हो जाएगा। अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा है, वैसे भी हम कर सकते थे एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया। और डी जो है आपका मॉडलिंग, वो क्या होता है, मान लीजिए रिसर्च प्रॉब्लम जिसको आप मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको आप मॉडलिंग कह सकते हैं। तो डी का आपका जो हो जाएगा 2। तो A3 B1 C4 D2 ये हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा होता है, जैसे आप भी बैठे बैठे आप नहीं बात करते हैं कि यार आज मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मुझे ये करना चाहिए था, तो अथवा निद्रावस्था में सोच अथवा स्वप्न देख रहा होता है ना, व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और कंटेम्पलेटिंग और ड्रीमिंग वाइल इन स्लीप, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, बताइए। तो इस प्रकार का संचार इसे क्या कहा जाता है, इंटर पर्सनल कहा जाता है, या इंट्रा पर्सनल कहा जाता है, या इंटर कल्चरल, या इंटरनेशनल। तो देखिए, दो राष्ट्र आपस में अगर कोई बात, मान लीजिए भारत है और साथ ही साथ यूएसए है, अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम इंटरनेशनल कहेंगे। दो नेशन के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये तो होगा नहीं। इंटरकल्चरल, दो कल्चर्स के बीच में, कोई भी कल्चर दो हो सकता है। मान लीजिए कि कोई आपका कल्चर है और कोई आप जो है ट्राइबल कल्चर से, या फिर आप जो है सूडान चले गए हैं, या फिर किसी अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ का कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो ये दो कल्चर आपस में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये इंटरकल्चरल हो गया। इंटरपर्सनल मतलब दो पर्सन आपस में कर रहे हैं। लेकिन इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है अंतः वैयक्तिक, मतलब आप खुद के अंदर खुद से ही अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर वो या तो वो ड्रीम में करें या खुद से आप बातें करें, इसको हम इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, अंतः वैयक्तिक। हाँ, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जो आप खुद से करते हैं, इसमें आप इंटरनल डायलॉग करते हैं, सेल्फ टॉक इसके अंदर आ जाता है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद रखना होगा आपको, सेल्फ टॉक अगर कहीं दे दे तो वो होगा।
और आप ड्रीम करते हैं वो, तो जब भी इंट्रा आए, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, खुद के अंदर, है ना। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो एक पर्सन खुद से ही करता है ना। इंटर मतलब दो चीज, जैसे इंटर सिटी मतलब दो सिटीज के बीच में, इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में, लेकिन इंट्रा हो जाए मतलब आप खुद के अंदर, है ना। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है तो यह संचार में अवरोध बन सकता है। यह अवरोध किस स्तर पर हो सकता है? द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, थॉट और मैसेज इन प्रॉपर मैनर, इट कैन रिजल्ट इनटू अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। द बैरियर अकर्स एट व्हाट लेवल? बताइए। पहला है ट्रांसमिशन स्टेज, दूसरा है एट द एंड ऑफ द डिकोडर, तीसरा एट द लेवल ऑफ द एनकोडर और चौथा है टेक्निकल स्टेज। भाई कह रहा है कि अगर सेंडर ने आइडिया को फॉर्मुलेट ही नहीं किया है, जो उनका थॉट है, जो मैसेज है ना, उसको प्रॉपर मैनर में फॉर्मुलेट ही नहीं किया है, तो इससे संचार में बाधा आ सकता है। ये बैरियर किस लेवल पे हुआ है बताइए? क्या वो जब आप संचरण कर रहे हैं, जब आप मैसेज को भेज रहे हैं उस समय पे हुआ है, या फिर डिकोडिंग करते टाइम हुआ है, या फिर इनकोडिंग करते टाइम हुआ है, या फिर वो टेक्निकल स्टेज में हुआ है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत आसान प्रश्न है। जब भेजने के समय बात होगा ना, तो ट्रांसमिशन वाले स्टेज में, तो वहां पर नॉइज हो सकता है ना, टेक्निकल बैरियर हो सकता है, ये सभी भेजने में अवरोध पैदा करते हैं। डिकोडर, अगर डिकोडिंग मान लीजिए मैसेज भेज दिया गया लेकिन उसका मीनिंग गलत इंटरप्रेट कर लिया गया है, उसकी व्याख्या गलत कर ली गई है, तो वो हो जाएगा आपका एट द एंड ऑफ द डिकोडर। लेकिन अगर एनकोडर के टाइम पे जब जब मैसेज ही गलत तरीके से फॉर्मुलेट किया गया, कोई थॉट या कोई मैसेज को प्रॉपर मैनर में नहीं फॉर्मुलेट किया गया, तो वो जो है आपका एट द लेवल ऑफ एनकोडर होगा, थर्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर। और टेक्निकल स्टेज नहीं होगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका राइट आंसर आपने जो है दिया हो। साथ साथ में आप आंसर करते हुए चलेंगे नीचे, है ना, कमेंट में जाके और आंसर करेंगे। फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको कि नीचे हाइप का जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको करेंगे वीक में, आपको कुछ जो है ना लिमिटेड हाइप ही आप कर पाएंगे। अगर हाइप करेंगे तो हमारे वीडियोस जो हैं, तो इसका रीच बढ़ेगा और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न डायरेक्टली आपको याद भी होगा, ये मैंने बस ऐसे फन के लिए कि भाई किस प्रकार का प्रश्न ये लोग पूछ दे रहे हैं आजकल, एक फन के लिए मैंने इसमें शामिल कर लिया। इसका कोई मतलब नहीं है और ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाला, आने वाले एग्जाम में पूछने भी नहीं वाला है, लेकिन मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स भी आजकल ये लोग पूछ रहे हैं, और वो भी इस प्रकार से। और ये कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये किस यूनिट से पूछा गया था ये प्रश्न, तो ये मास कम्युनिकेशन के अंदर ये लोग बता रहे हैं कि भाई हमारा ये मास कम्युनिकेशन का जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि 28 फरवरी 2025 तक वो राइट द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट ग्रॉसिंग टू लोएस्ट ग्रॉसिंग, मतलब सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय जो आपका फिल्म है इसमें। और ये 5 ऑप्शन है। 28 फरवरी 2025 तक का ये पूछा था। बाहुबली 2, दंगल, स्त्री 2 का, केजीएफ चैप्टर 2 और दंगल, ये आपके 5 ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। और इसमें से आपको सही क्रम में लाना है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ है ना। चलिए ये दंगल 2 बार हो गया, इसको जो है हम हटा देते हैं, ई वाले को, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना। तो देखिए ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब क्या होता है कि एक मूवी ने अपने लाइफ टाइम में कितनी कमाई की है, मतलब जब वो पर्दे पर आ जाती है, लोग टिकट खरीदते हैं, तो कितना कमाई हुआ है। तो इस पर्टिकुलर के हिसाब से देखें तो केजीएफ चैप्टर 2 जो है वो सबसे पहले डी आ जाएगा। कह रहा है कि भाई आपको हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ बढ़ना है, तो 28 फरवरी 2025 तक केजीएफ चैप्टर 2 डी जो है, इसके बाद जो है हमारा बी, बी मतलब दंगल आ जाएगा, ये लाइफ टाइम ग्रॉस के बारे में बात हो रहा है। तो इसके बाद सी आ जाएगा स्त्री, और स्त्री के बाद ए आ जाएगा बाहुबली, है ना। यही डी बी सी ए जहाँ दिख जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन सबका हटा दीजिए आप, और डी बी सी ए ये जो है फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये सेम क्वेश्चन तो अब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दिमाग में रख के चलिए। अभी रीसेट वाले जो मूवीज़ वगैरह हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भाई कौन से मूवीज़ अभी हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने कमाई की है। क्या इस वाले लिस्ट में कोई डिफरेंस आया है क्या? अभी रिसेंट में भी बहुत सारी मूवीज़ रिलीज हुए हैं ना, तो उसमें भी
आपको ये सब चीज़ ध्यान में रख के जाना है। एक बार बस देख लेना, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। इस प्रकार के प्रश्न मैंने जब ये प्रश्न देखा था, मुझे हँसी आई थी कि भाई ये क्या पूछ दिया इन्होंने। ये पूछ के ये लोग जो है वो नेट क्वालीफाई कराएँगे क्या? लेकिन अब क्या करें, ये करंट अफेयर है, इसको जानना ज़रूरी ही है। अब हमारा छठा प्रश्न है, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन? बताइए इनमें से कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है? मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया संगठन क्या होता है? जो हमें न्यूज़ देते हैं, जो हमारे जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड या इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो वो होते हैं आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए इनमें से कौन से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना? अब हमारे पास ऑप्शन है, पहला रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया आरएनआई, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, तीसरा है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, चौथा है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड एबीसी, या पांचवा है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन यूएसएमसी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इसको खींचने से कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया ये एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। निफ्ट जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक जो है फैशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कराने के लिए। तो इसमें जो जो लोग फैशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए एक ग्रेजुएशन और पीजी का कोर्स होता है, वहाँ पर आपको एंट्रेंस पहले क्लियर करना होता है, फिर आप जाते हैं निफ्ट में, है ना? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो यानी ए और सी हो गया। इसके अलावा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन ये एक मास कम्युनिकेशन का विश्वविद्यालय है, ना कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना? मास कम्युनिकेशन का विश्वविद्यालय अलग है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। यहाँ से पढ़ के जब बच्चे ग्रेजुएट होकर और दूसरे मीडिया हाउसेज में काम करने जाएंगे, वो होते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया टुडे अगर कहता है तो वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ACD यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है ना, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा निफ्ट भी जो है वो भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है फैशन डिज़ाइन के लिए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो है ये हमारा प्रश्न उत्तर का ये श्रृंखला यहाँ पर हम इसको रोकते हैं, और अगले वाले सेशन से फिर आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन प्रश्नों को सॉल्व करके। और डायरेक्टली ये पीवाईक्यूज़ हैं, इसमें कोई भी बदलाव हेर-फेर मैं नहीं करता हूँ, इसलिए कि लैंग्वेज से भी रूबरू होना आपको बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ हाइप करिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे, हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बने और हमें भी मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।